जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सलमान शाह साहब, आम आदमी के लिए हर साल जो है वो महंगाई की शरह बढ़ रही है। अभी रवां साल भी महंगाई की शरह उन्होंने कहा जी कि 7 से 9% रहने का इम्कान है। ये तो फिगर जो है वो स्टेट बैंक ने दिए हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने। एक तरफ कार्टेल की बातें हुकूमत करती है, दूसरी जानब ये है कि हुकूमत खुद कहती है कि हमें सख्त फैसले। हमाद अजहर साहब का आपने वो बयान भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि चंद माह में बिजली की बुनियादी कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का शुरू यहाँ से होता है। तो शाह साहब, कैसे जो चीज़ें जो हैं वो फिर रोकी जा सकती है? अब इसका मतलब है जो महंगाई है, जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही चलना है फिर, और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि रोक सके हम? देखो, इसको समझने के लिए जो पराचा साहब ने बात की है उसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब इसाकदार साहब ने रुपए को एक लेवल पे रखा 5 साल के लिए, उसके नतीजे में हमारे ऊपर 85 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जा चढ़ गया। अब वो जो बैरून मुल्क कर्जा है 85 अरब डॉलर का, वो 15 अरब डॉलर तो उसकी डेट सर्विसिंग है जी, यानी कि उसका सूद और उसकी वापसी जो है हर साल 15 अरब डॉलर चाहिए। और उसके साथ साथ आपका बिजली का निज़ाम जो बनाया है वो सारा इम्पोर्टेड बनाया है। तो जब भी आप थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो आपका एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके पास डॉलर्स की कमी आ जाती है। और ऊपर से आपने अपने कर्जों की अदायगी 15 अरब डॉलर करनी है, तो उसकी वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ा है। सो नंबर 1, IMF प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो 85 अरब डॉलर का जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसके लिए है। सही। उसकी वजह से उन्होंने शर्त जो लगाई थी कि एक्सचेंज रेट जो है इसको आप मार्केट बेस करें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 175 रुपये का हुआ है, तो ये मार्केट बेस पे जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है और आपने डॉलर्स में अदायगियाँ करनी है। तो ये पराचा साहब को समझना पड़ेगा कि ये अदायगी करने के लिए आप IMF के स्कंजे में फंसे हैं। सही। उसके बाद अब आपने जो रिफॉर्म्स करनी है वो IMF आपको डिक्टेट करता है कि नंबर 1, आपने अपना एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड रखना है। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपकी इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा सा ऊपर होगा, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा। अभी हमने देखा है कि टर्की ने इसके बरक्स काम किया है। उन्होंने वहाँ पे इन्फ्लेशन 20% थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे हैं। उसकी वजह से टर्किश लीरा इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाने पे आ गया और वहाँ पे इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गई है। तो यही तो बिटर मेडिसिन है जो आपको लेनी पड़ रही है। और पराचा साहब बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि एक हमने कानून पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जी हाँ, जिसके तहत ये कहा गया था कि आप अपने कर्जे जो हैं वो मजमूई तौर पे अपनी इकॉनमी से 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो पिछले 10 साल में टोटली वायलेट हुआ है और उसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। जब आपने कर्जों में इतना कुछ देना है तो बाकी अवाम के लिए कहाँ से बचेगा? सो आई थिंक ये हमें जो इस वक्त तक हम कुछ हमारा बचाव हुआ है वो हमारी रिमिटेंसेस की वजह से बचाव हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहाँ पे खासी मकदार में रिमिटेंसेस भेजी हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा मिला है। सो अब आगे चलते हुए हमें नंबर 1 अपनी एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। जो 100% हमने इम्पोर्टेड IPPs के साथ मायदे किए हुए हैं, उसमें एक तरफ तो करंट अकाउंट डेफिसिट का वो बहुत मेजर हिस्सा है, दूसरी तरफ उनको जो हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से निकलती हैं, वो भी हमारे रिजर्व्स के ऊपर एक बोझ बनी हुई हैं। सो ये जो एनर्जी सेक्टर की गलत पॉलिसीज हम करते रहे हैं, उन्होंने तबाही फेर की है। बिल्कुल सही अब है। पहली दफा ये है कि अब इसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक ये है कि आपको इनसे रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। अगर वो मान जाते हैं कि कम थोड़ी सी वो पोस्टपोन करें अपनी पेमेंट्स, तो उससे हमारा कुछ बचाव हो सकता है और सर्कुलर डेट नीचे आ सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में लाएं, सोलर में आप लेके जाएं। और इस वक्त जो डैमों पे काम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है, उसमें भी 10 डैम
ये पीटीआई गवर्नमेंट बनाने जा रही है और बादशाह और मोहम्मद और दूसरे डैम्स पे तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन वो अगले 10 साल में आएगा। ये आप देखें कि जो इकॉनमी में फंदे बांध के आपको दार साहब गए हुए हैं, एक वो बिजली का फंदा है और एक कर्जों का फंदा है, और इन दोनों चीज़ों से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब शाह साहब, जो आप ये बता रहे हैं कि ये फंदे बहरहाल ये IPPs का एक बड़ा सख्त मामला है कि जो सेकुलर डेट जहाँ से चला था वो उससे पता नहीं कितना ही बढ़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे पास IPPs जैसी तो एक वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकंजे में लिया था, मुझे लगता है पाकिस्तान में IPPs पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को लोगों को शिकंजे में लेके बैठे, बंद भी पड़े हैं प्लांट तो पैसे तो देने। लेकिन एक चीज़ है वो CNG का इस वक्त मामला है, गैस का मामला है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो और सिंध में CNG स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर गैस भी घरों में भी ना पैदा हो रही है और CNG स्टेशन तो बंद किए गए। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। कफील, तो अब इसका मतलब है 2-3 माह के लिए CNG तो नहीं मिलेगी, वो तो बंद कर दिए गए, लेकिन क्या घरेलू सार्फिन की कमी उनकी जो हो रही है वो पूरी कर पाएगी सुई सदरन? देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्होंने अनाउंस किया है वो 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक है, और ये गैस जो है वो तमाम जो इसके अलावा तमाम CNG स्टेशन हैं सिंध के और बलूचिस्तान के, उनको मुकम्मल तौर पर फराहमी जो है वो बंद रहेगी। तमाम इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 2 रोज़ कबल जो है वो जो गैर बरामदी सनतें हैं उनको गैस की पैदावार जो फराहमी थी उसको मुअत्तल कर दी गया था। तमाम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनको जो है वो बहाल रखी जाएगी गैस। दूसरी जानिब जो मैं इस वक्त जो नंबर्स हैं अभी जो सुई गैस से हमने मालूमात दी है, डिमांड जो है वो इस वक्त तक जो है वो सिंध की 1200 MSCFD गैस तक, और जो टोटल सप्लाईज है इस वक्त तक वो 1070 है। तो जो मजमूई शॉर्टफॉल है वो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो 130 MSCFD गैस का है। और जहाँ तक आपने बात की कि शहर के जो घरेलू सार्फिन है उन तक कैसे होगी, तो मैं आपको जरा बता दूं कराची के इस वक्त मलीर, लांडी, शाह फैसल, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, लियाकताबाद और साइड के एरिया, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर घरेलू सार्फिन को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ना सुबह के वक्त गैस का प्रेशर इस काबिल नहीं होता कि वो नाश्ता बन सके, और रात के औकात में भी जो है उनको खासी करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की, तो उनके जो चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 MSCFD गैस हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भी जो है वो इस सेक्टर को बंद करना इंतहाई तबाकुन है। और उन्होंने कहा कि 1 से 2 रोज के अंदर वो आइंदा के लाहे अमल के लिए प्लान कर रहे हैं, और फिर वो मीडिया से जो है वो शेयर करें कि वो क्या बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई एहतजाज करना चाहते हैं या क्या उनका प्लान है। तो ये सिचुएशन है। मैं एक चीज़ यहाँ से कफील, अच्छा आपने बताया कि 1200 ज़रूरत है इस वक्त सिंध की, जहाँ से 1070 MMF भी मिल रही है, तो CNG सेक्टर कितना इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा दोबारा से बताइएगा हमें। देखिए, जो मेरी बात हुई है चेयरमैन से और उनके कहने कि सिर्फ 18 MSCFD गैस जो है वो जो ये सेक्टर इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद भी इसको बंद करना जो है वो उनके कारोबार को बंद करने के मुतरादिफ है। मुकम्मल तौर पे जो है वो इल्जाम ठहराते हुए कहते हैं कि जो है वो तबाह करना चाहते हैं, और यही सूरत हाल अब तक। इसलिए अगर हम बात कर लें तो सिंध भर में 600 CNG स्टेशन हैं, और कराची की बात करें तो 320 का ये नंबर है कि 320 CNG स्टेशन हैं। तो अब ये सूरत हाल है, उनको तकरीबन 15 फरवरी 2022 तक ये जो गैस है वो मुअत्तल रहेगी। उसके बाद घरेलू सार्फिन को गैस मिल पाती है या नहीं, ये आगे, क्योंकि अभी आगे चल के मामला ज़्यादा वो अहम होगा, क्योंकि ये भी सुईद ने हमारे प्रोग्राम में ये बैठ के उन्होंने बात की। हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले घरेलू सार्फिन को, और ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान में जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पर उनको गैस जहाँ मिल रही है वहाँ पूरी फराहम की जाए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।